अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, पेश खिदमत है गरीब चरवाहे और उसके अक्लमंद गधे की कहानी। प्यारे दोस्तों, यूं तो देखा और सुना जाता है कि गधा सबसे बेवकूफ़ जानवर होता है, लेकिन आज की कहानी ऐसी है जिसमें गधे की होशियारी से एक चरवाहा माला माल हो गया, यानी एक खजाने का मालिक बन गया। ये कहानी है एक चरवाहे और उसके वफादार और अक्लमंद गधे की। तो चलिए इस कहानी का आगाज करते हैं। एक था चरवाहा, नाम था रहीम दीन। रहीम दीन गरीब जरूर था, मगर दिल का अच्छा और मेहनती था। उसका सारा दिन अपनी चंद भेड़ों और एक गधे के साथ, जिसका नाम उसने बिजली रखा था, जंगलों और पहाड़ों में गुजरता था। बिजली नाम की तरह तेज तो नहीं था, मगर रहीम दीन की जिंदगी में ऐसी बर्क रफ्तारी लाया कि रहीम दीन की तकदीर ही बदल दी। बिजली कोई आम गधा नहीं था। वो रहीम दीन से इंसानी जबान में बातें करता था, मगर सिर्फ उस वक्त जब वो दोनों अकेले होते। किसी दूसरे इंसान के सामने बिजली एक आम गधे की तरह ही बोलता और अपनी गधों वाली हरकतें दिखाता। रहीम दीन ने ये राज किसी को नहीं बताया था, क्योंकि उसे डर था कि कोई उसका गधा न चुरा ले। एक दिन रहीम दीन और बिजली हस्बे मामूल पहाड़ियों में भेड़ें चरा रहे थे। मौसम बड़ा सुहाना था, हवा में खनकी थी और परिंदे चहचहा रहे थे। अचानक बिजली बोला, रहीम दीन, मेरा दिल कह रहा है कि आज हमें किसी नई जगह जाना चाहिए। इस वादी में तो रोज ही आते हैं। रहीम दीन हंसा, बिजली तू पागल तो नहीं हो गया? नई जगह से क्या मिलेगा? बिजली ने अपने कान हिलाए। नई जगह से नए राज मिलते हैं मेरे दोस्त। मेरा दिमाग आज कुछ और सोच रहा है, चल मेरे साथ। रहीम दीन को बिजली की बातों पर अक्सर हैरत होती थी, मगर उसकी बातों में एक अजीब सी सच्चाई भी होती थी, सो वो राजी हो गया। बिजली रहीम दीन को एक ऐसे वीरान इलाके में ले गया जहाँ ऊंचे ऊंचे पत्थरों के ढेर थे और झाड़ियां इस कदर गुंजान थी कि सूरज की रोशनी भी बमुश्किल ही से नीचे पहुंच पाती थी। रहीम दीन थोड़ा घबराया। बिजली, ये कैसी जगह है? यहाँ तो भूतों का बसेरा लगता है। बिजली बोला, हो सकता है भूतों का बसेरा हो, पर यह भी तो हो सकता है कि यहाँ से कुछ कीमती मिल जाए। दोनों एक पत्थर के पीछे से गुजर रहे थे कि अचानक बिजली रुक गया और अपने कान खड़े कर लिए। आवाज, उसने सरगोशी की। रहीम दीन ने गौर से सुना तो उसे कुछ खुसुर फुसुर की आवाजें सुनाई दे। कौन है? रहीम दीन ने खौफ से पूछा। लगता है डाकू हैं, बिजली ने जवाब दिया। हमारे गांव वाले जिन डाकुओं से परेशान हैं, ये वही हैं। ये बादशाह को भी परेशान किए हुए हैं और लगता है यहाँ अपना लूटा हुआ माल छुपाते हैं। रहीम दीन का रंग पीला पड़ गया। बिजली, भाग यहाँ से, ये डाकू बड़े जालिम हैं। लेकिन बिजली अपनी जगह से नहीं हिला। नहीं रहीम दीन, हमने इन्हें सुन लिया है। अब भागेंगे तो वो हमें देख लेंगे और पीछा करेंगे। बेहतर है कि यहीं छुपकर सुने कि ये क्या बातें कर रहे हैं। दोनों एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गए। डाकू 5 थे और उनकी आवाजों से लग रहा था कि वो काफी माल लूट कर लाए हैं। उनका सरदार एक कदावर और खौफनाक आदमी था, जिसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। कह रहा था, जल्दी करो, आज खूब माल मिला है, इसे इस गार में छुपा दो। रहीम दीन और बिजली ने देखा कि डाकू एक बड़े पत्थर को हटाकर नीचे एक अंधेरी गार में कुछ बोरियां और संदूक रख रहे हैं। उनकी बातों से ये भी मालूम हुआ कि ये डाकू गांव के रईसों और सौदागरों को लूटते हैं और उनकी वजह से पूरे इलाके में खौफ व हिरास फैला हुआ है। बादशाह के सिपाही भी इन डाकुओं से तंग थे, लेकिन उन्हें कभी पकड़ नहीं पाए थे। जब डाकू सारा माल छुपाकर पत्थर को दोबारा अपनी जगह पर रख चुके और वहां से चले गए, तो रहीम दीन की जान में जान आई। बिजली, तूने ये क्या किया? हमने एक खजाना देख लिया है। ये डाकू इसे ढूंढने आएंगे और अगर इन्हें पता चला कि हमने देख लिया तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बिजली मुस्कुराया। खजाना देखा है तो इसका फायदा भी उठाएंगे मेरे मालिक। लेकिन कैसे? रहीम दीन ने परेशानी से पूछा। इनका ठिकाना तो बड़ा मजबूत लगता है और वो लोग बड़े खतरनाक हैं। बिजली ने सोचा और फिर बोला, सुनो, हमें एक मंसूबा बनाना होगा। हमें इस खजाने को इन डाकुओं से निकालना है और इन्हें बादशाह के सिपाहियों के हाथों पकड़वाना भी है। रहीम दीन को बिजली की बातें सुनकर लगा कि वो वाकई पागल हो गया है, लेकिन बिजली की आंखों में एक ऐसी चमक थी जो उसे यकीन दिला रही थी कि जो उसने सोचा है वो जरूर पूरा होगा। बिजली ने कहा, आज रात हम यहाँ नहीं रहेंगे, ये खतरनाक जगह है। हम अपने गांव वापस चलते हैं और वहाँ बैठकर मंसूबा बनाते हैं। रहीम दीन ने सर हिलाया। वो भी यहाँ से जल्द निकलना चाहता था। वो जल्दी जल्दी अपनी भेड़ों को इकट्ठा करने लगा और दोनों गांव की तरफ रवाना हो गए। रास्ते भर रहीम दीन बिजली से पूछता रहा, बिजली, तू क्या सोच रहा है? ये कैसे मुमकिन है? बिजली हर बार यही कहता, सब्र रखो मेरे मालिक, हर चीज का एक वक्त होता है।
गांव पहुंचकर रहीम दीन ने खाना खाया और सोने चला गया। बिजली बाहर बाड़े में ही रहा, लेकिन उसके जहन में नए नए मंसूबे बन रहे थे। उसे मालूम था कि ये डाकू गांव वालों के लिए एक बड़ी मुसीबत बने हुए हैं, और अगर वो उनसे छुटकारा दिलवा सके तो न सिर्फ उसे और रहीम दीन को खजाना मिलेगा, बल्कि वो गांव वालों का हीरो भी बन जाएगा। बिजली ने पूरी रात सोचा कि किस तरह डाकुओं को बेवकूफ बनाया जा सकता है और उनके खजाने को हासिल किया जा सकता है। अगले दिन सुबह रहीम दीन उठा तो बिजली उसके पास आ गया। रहीम दीन, मैंने सोच लिया है, बिजली ने बड़े पुरएतमाद लहजे में कहा। हमें पहले उस खजाने को अपनी तहवील में लेना होगा और फिर उन डाकुओं को ऐसा सबक सिखाना होगा कि वो हमेशा याद रखें। रहीम दीन ने चौंक कर पूछा, क्या सोचा है तूने? बिजली ने उसके कान में सरगोशी की। बिजली का मंसूबा सुनकर रहीम दीन का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि एक गधा इतना ज़हीन हो सकता है। बिजली, तू चाहता है कि मैं रात को भूत बनकर उन डाकुओं को डराऊं और फिर उनका माल उठा लूं? ये तो खतरनाक है, रहीम दीन ने कहा। बिजली ने सर हिलाया। डाकू तो हम परस्त होते हैं, हम उन्हें ये यकीन दिलाएंगे कि ये जगह भूतों की है। बिजली ने मजीद तफसीलात बताई कि कैसे वो खुद भी रहीम दीन की मदद करेगा और कैसे वो मिलकर डाकुओं को डराकर भगाएंगे। रहीम दीन को बिजली पर पूरा भरोसा था। उसने उसके साथ मिलकर मंसूबा बनाना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने गांव से कुछ सफ़ेद कपड़े इकट्ठे किए जो कि तारीकी में चमक सकते थे। रहीम दीन ने अपने पुराने कंबल से एक लंबा सा कफन बनाया और बिजली ने अपनी पीठ पर कुछ ऐसी चीज़ें बांधी जिनसे अजीबोगरीब आवाज़ें पैदा हो सकें। शाम होते ही रहीम दीन और बिजली ने अपने मंसूबे पर अमल करने का फैसला किया। जैसे ही सूरज गुरूब हुआ और अंधेरा छाने लगा, रहीम दीन और बिजली खामोशी से उस गार की तरफ रवाना हो गए जहां डाकुओं ने खजाना छुपाया था। रहीम दीन ने सफ़ेद कपड़े पहने और बिजली ने अपनी तैयारी कर ली। जब वो गार के करीब पहुंचे तो रात की तारीकी गहरी हो चुकी थी। हवा साए साए कर रही थी, जिससे माहौल और भी पुरस्रार हो गया था। तैयार हो रहीम दीन? बिजली ने सरगोशी की। रहीम दीन का दिल तेजी से धड़क रहा था। कोशिश करूंगा बिजली, दुआ करना। वो छुप गए और इंतजार करने लगे कि डाकू कब आएंगे। उन्हें यकीन था कि डाकू अपनी लूटी हुई दौलत को देखने या मजीद माल लेकर जरूर आएंगे, और ऐसा ही हुआ। आधी रात के करीब पांचों डाकू जो पहले से ज्यादा माल लूटकर लाए थे गार की तरफ बढ़े। उनके हाथों में मशालें थी और वो जोर जोर से हंस रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज उनका मुकाबला किसी इंसान से नहीं बल्कि एक होशियार गधे और उसके बहादुर मालिक से होने वाला है। जैसे ही डाकू गार के पास पहुंचे और पत्थर हटाने लगे, बिजली ने आहिस्ता से अजीबोगरीब आवाजें निकालना शुरू कर दी। कभी वो लंबी सी आऊ की आवाज निकालता और कभी जैसे कोई जंजीरें खींच रहा हो। रहीम दीन ने भी सफेद कपड़ों में लिपटकर एक बड़ी झाड़ी के पीछे से आहिस्तगी से सर निकाला। हवा में उसके सफेद कपड़े लहरा रहे थे और उसकी परछाई एक देव हैकल भूत की तरह लग रही थी। डाकुओं के सरदार ने चौंक कर चारों तरफ देखा। कौन है वहाँ? उसने गरज कर पूछा, लेकिन उसे सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दी। जैसे ही डाकुओं ने पत्थर मजीद हटाया, बिजली ने जोर से गधे की आवाज में ही हाँकना शुरू कर दिया। मगर ये आवाज इस कदर खौफनाक और डरावनी थी कि डाकुओं के रोंगटे खड़े हो गए। रहीम दीन ने उस वक्त एक भारी पत्थर झाड़ी के ऊपर से लुढ़का दिया, जो जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिरा। भूत भूत आ गया, एक डाकू चीखा। बाकी डाकू भी डर के मारे कांपने लगे। उनके हाथों से मशालें गिर गई और हर तरफ अंधेरा छा गया। रहीम दीन ने एक लंबी सी चीख मारी जो कि किसी पुराने किले से आने वाली चीख जैसी थी। बिजली ने फिर से अपनी डरावनी आवाज निकाली। डाकू बदहवास हो गए और अपनी लूटी हुई दौलत छोड़कर जान बचाकर भागने लगे। वो इस कदर तेजी से भागे कि पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। भागो भागो, ये जगह आसेब ज़दा है, सरदार चीख रहा था और उसके पीछे बाकी डाकू भी सर पर पांव रखकर भाग रहे थे। रहीम दीन और बिजली ने उन्हें भागते हुए देखा और एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। देख बिजली, ये डरपोक कितने आसानी से डर गए, रहीम दीन ने हंसते हुए कहा। अब क्या करें? अब इनका खजाना हमारा है रहीम दीन, बिजली ने कहा। जल्दी करो, इससे पहले कि वो अपनी हिम्मत इकट्ठी करके वापस आए। रहीम दीन ने बिजली की मदद से पत्थर हटाया और गार के अंदर दाखिल हो गया। अंदर मशाल की रोशनी में उसे कई बोरियां और लकड़ी के संदूक नजर आए। उसने जल्दी जल्दी सारा माल बाहर निकालना शुरू किया। सोने के सिक्के, चांदी की अशरफियां, हीरे जवाहरात और कीमती कपड़े। रहीम दीन ने कभी अपनी जिंदगी में इतना माल नहीं देखा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। बिजली ने कहा, रहीम दीन,
सारा माल मत उठाओ, कुछ माल यहाँ छोड़ दो ताकि इन्हें ये यकीन हो जाए कि भूत ने सारा माल नहीं उठाया, सिर्फ डराया है, और ये भी कि इन्हें शक ना हो कि हमने उठाया है। रहीम दीन ने बिजली की बात मानी और सिर्फ उतना माल उठाया जितना वो और बिजली उठा सकते थे। बाकी माल उसने वहीं रहने दिया और पत्थर को दोबारा अपनी जगह पर रख दिया। वो दोनों रात की तारीकी में अपने गांव की तरफ वापस रवाना हुए। रहीम दीन खुशी से फूले नहीं समा रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ हकीकत है। जब वो गांव के करीब पहुंचे तो अभी सुबह नहीं हुई थी। रहीम दीन ने सारा माल अपने घर के एक खुफिया कोने में छुपा दिया, जो उसकी छोटी सी झोंपड़ी में मुश्किल से ही किसी को नजर आ सकता था। बिजली अपने बाड़े में जाकर खामोशी से बैठ गया। अगले दिन रहीम दीन का रवैया कुछ बदला बदला सा था। उसके चेहरे पर खुशी की एक नई चमक थी जो उसके पड़ोसियों ने कभी नहीं देखी थी। गांव में डाकुओं के खौफ से लोग वैसे ही परेशान थे। उस दिन सुबह भी डाकुओं के सरदार ने गांव के चौकीदार को एक पैगाम भेजा कि अगर गांव वालों ने अगले 3 दिनों में सोना और अनाज ना दिया तो वो पूरे गांव को आग लगा देंगे। गांव वाले शदीद खौफ में मुब्तला थे। रहीम दीन के पड़ोसियों ने उसे देखकर कहा, रहीम दीन, आज तो तू बड़ा खुश लग रहा है, क्या बात है? रहीम दीन ने मुस्कुरा कर कहा, बस अल्लाह का शुक्र है भाई। उसने किसी को कुछ नहीं बताया क्योंकि बिजली ने उसे सख्त ताकीद की थी कि ये राज किसी पर जाहिर न करना जब तक सारा मंसूबा कामयाब नहीं हो जाता। किसी को कुछ मत बताना, बिजली ने कहा था। रहीम दीन ने अपनी छुपी हुई दौलत में से कुछ सिक्के निकाले और बाजार से अच्छा खाना और अपने लिए नए कपड़े खरीदे। उसने पहली बार अपना पेट भरकर खाना खाया और कुछ ऐसी चीजें भी खरीदी जो उसने कभी खरीदने का सोचा भी नहीं था। उसकी तब्दीली देखकर गांव के लोग हैरान होने लगे। रहीम दीन तो बड़ा बदल गया है, उसने तो अच्छी तरह से कपड़े भी पहन लिए हैं और अच्छा खाना भी खा रहा है। गांव के लोग आपस में चेमा गोइयां कर रहे थे। रहीम दीन ने इन बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और वो बिजली के साथ अपने अगले मंसूबे पर काम करने लगा। बिजली ने उसे समझाया कि अब अगला कदम ये है कि वो उन डाकुओं के गिरोह में शामिल हो जाए ताकि उनके बारे में मजीद मालूमात हासिल कर सके। ये बात सुनकर रहीम दीन खौफजदा हो गया। क्या, डाकुओं के गिरोह में? बिजली, तू पागल तो नहीं हो गया? वो मुझे मार डालेंगे। नहीं, वो नहीं मारेंगे, बिजली ने इत्मीनान से कहा। अभी वो खौफजदा हैं और उन्हें अपनी दौलत से ज्यादा अपनी जान की पड़ी है। वो यहीं कहीं छुपे हुए होंगे और अपनी किस्मत को रो रहे होंगे। उन्हें अब एक नया रहनुमा चाहिए होगा जो उन्हें दोबारा मंजम कर सके, और वो रहनुमा तुम होगे। रहीम दीन को ये सब एक ख्वाब जैसा लग रहा था, मगर उसे बिजली पर भरोसा था। बिजली ने रहीम दीन को हिदायत दी कि वो किस तरह डाकुओं के ठिकाने का पता लगाएगा और कैसे उनसे मिलेगा। बिजली की बातों में एक अजीब सी हिकमत थी, ऐसी हिकमत जो इंसानी अक्ल से बालातर थी। रहीम दीन ने बिजली की बात मान ली। उसे मालूम था कि बिजली की अक्ल आम गधों जैसी नहीं है। उसने वो थोड़ी सी दौलत जो डाकुओं के ठिकाने से लाया था छुपा दी और सुबह होते ही अपने बिजली के साथ उस तरफ रवाना हो गया जहां बिजली ने डाकुओं के छुपने का अंदाजा लगाया था। बिजली ने उसे बताया था कि डाकू अमूमन ऐसे वीरान इलाकों में पनाह लेते हैं जहां पानी का चश्मा हो और रास्ता आसान ना हो। जब वो उस मकाम पर पहुंचा तो उसने दूर से कुछ धुआं उठता देखा। वहां होंगे, बिजली ने सरगोशी की। लेकिन ख्याल रखना रहीम दीन, तुम भूत बनकर नहीं, एक चालाक आदमी बनकर उनसे मिलने जा रहे हो। उन्हें ये दिखाना कि तुम भी उनकी तरह खतरनाक हो। रहीम दीन ने गहरा सांस लिया। उसके दिल में धड़कनें तेज हो रही थी, मगर उसे बिजली पर पूरा भरोसा था। रहीम दीन बिजली के साथ आहिस्ता आहिस्ता धुएं की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो करीब पहुंचा, उसे कुछ लोगों की आवाजें सुनाई दी। वहीं 5 डाकू एक छोटी सी आग के गिर्द बैठे थे और परेशान नजर आ रहे थे। उनके चेहरे पर खौफ और मायूसी साफ झलक रही थी। सरदार, जो कल रात सबसे ज्यादा डरा हुआ था, अपने सर पर हाथ रखे बैठा था। रहीम दीन ने थोड़ा फासला रखा और फिर जानबूझकर एक शाख पर पांव रखा, जिससे कट की आवाज पैदा हुई। डाकू चौंक गए और अपनी तलवारें निकालकर खड़े हो गए। कौन है? सरदार ने गरज कर पूछा। रहीम दीन एक नए पुरएतमाद अंदाज में उनके सामने आया। उसने एक चमकदार रुमाल अपने सर पर बांधा हुआ था और उसकी चाल में खुद एतमादी थी। मैं हूँ, रहीम दीन ने गहरी आवाज में कहा, जो उसकी असली आवाज से कहीं ज्यादा भारी थी। एक मुसाफिर जो राह भूल गया है। सरदार ने उसे गौर से देखा। एक मुसाफिर इस वीराने में? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? रहीम दीन ने मुस्कुराकर कहा, मेरी हिम्मत पर शक न करो सरदार, मुझे तो ये भी मालूम है कि तुम लोग इतने परेशान क्यों हो। डाकू एक दूसरे को देखने लगे। तुम्हें क्या मालूम है? सरदार ने शक से पूछा।
मुझे ये मालूम है कि कल रात तुम्हारे हाथ से बहुत बड़ा खजाना निकल गया क्योंकि तुम भूतों से डर गए। रहीम दीन ने बड़े इत्मीनान से कहा। डाकुओं के मुंह खुले के खुले रह गए। उनका खौफजदा चेहरा मजीद पीला पड़ गया। तुम्हें कैसे मालूम? सरदार ने गुस्से से पूछा। क्या तुम उन भूतों में से एक हो? रहीम दीन जोर से हंसा। भूत? मैं तो एक मामूली चरवाहा हूँ जो रातों को जंगलों में रास्ता भूल जाता है और ऐसे ऐसे राज सुन लेता है जो किसी को पता नहीं होते। उसने ये कहकर एक सोने का सिक्का अपनी जेब से निकाला और उसे हवा में उछाला। यही सिक्का था ना जो तुम लोगों के हाथ से निकल गया? सरदार ने सिक्के को पहचान लिया। ये तो हमारे खजाने का सिक्का है। तुमने ये कहाँ से लिया? रहीम दीन ने मुस्कुराते हुए कहा। जहाँ तुमने छोड़ा था। तुम्हें क्या लगता है भूतों को सोने चांदी की क्या जरूरत? वो तो सिर्फ डराते हैं। असल फायदा तो हम जैसे चालाक लोग उठाते हैं। डाकुओं के चेहरे पर हैरत, गुस्सा और कुछ हद तक तारीफ के मिले जुले तासरात थे। तो तुमने हमारा माल चुराया, एक डाकू ने गुस्से से कहा। रहीम दीन ने अपनी तलवार निकाली जो उसने अपनी एक पुरानी छड़ी को तेज करके तलवार का रूप दिया था और उसे महारत से घुमाया। चुराया नहीं मेरे दोस्त, हासिल किया। जब तुम जैसे ताकतवर लोग डर के मारे भाग जाएं तो पीछे से माल उठाना क्या चोरी कहलाता है? इसे तो अक्लमंदी कहते हैं। सरदार ने कुछ देर सोचा और फिर कहा। तुम बड़े हिम्मत वाले हो चरवाहे, और अक्लमंद भी। हमारा गिरोह इस वक्त बहुत परेशान है। हमें एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो हमें मुश्किल से निकाल सके। क्या तुम हमारे साथ शामिल होना चाहोगे? रहीम दीन ने यही तो चाहा था। उसने इत्मीनान से कहा। शर्त यह है कि मेरा दिमाग तुम्हारे काम आएगा और मैं वही करूंगा जो मेरी अक्ल कहेगी। सरदार ने रहीम दीन की आंखों में देखा। उसे लगा कि ये आदमी वाकई उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। मंजूर है, तुम आज से हमारे गिरोह का हिस्सा हो। इस तरह रहीम दीन डाकुओं के गिरोह में शामिल हो गया। बिजली ये सब कुछ दूर से छुपकर देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। शाबाश रहीम दीन, पहला कदम कामयाब रहा। रहीम दीन ने डाकुओं के साथ खाना खाया और उनसे उनके ठिकानों और उनकी सरगर्मियों के बारे में मालूमात हासिल की। उसे मालूम हुआ कि ये डाकू न सिर्फ गांव वालों को परेशान करते हैं बल्कि तिजारती काफिलों को भी लूटते हैं, और बादशाह भी उनसे सख्त नाराज था। वो रात रहीम दीन ने डाकुओं के साथ गुजारी। बिजली भी करीब ही एक दरख्त के नीचे छुपकर सो गया। अगली सुबह सरदार ने रहीम दीन से पूछा, अब बताओ क्या किया जाए? हमारे पास माल कम रह गया है और बादशाह के सिपाही भी हमारे पीछे पड़े हैं। रहीम दीन ने मुस्कुराकर कहा, फिक्र मत करो सरदार, मेरे पास एक ऐसा मंसूबा है। हमें एक ऐसा काम करना होगा जिससे बादशाह भी खुश हो जाए और हमें भी खूब माल मिले। डाकू हैरान रह गए। ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत आसान है। रहीम दीन ने अपनी चालाकी का मुजाहिरा शुरू किया। हमें बादशाह के सिपाहियों को ये डाकू पकड़वाने होंगे जो गांव वालों को परेशान किए हुए हैं। डाकुओं के मुंह खुले के खुले रह गए। लेकिन हम खुद ही तो वो डाकू हैं, एक डाकू ने चीखकर कहा। रहीम दीन हंसा। तुम्हें ये किसने कहा कि मैं तुम्हारे ही डाकुओं की बात कर रहा हूँ? गांव में कई छोटे छोटे गिरोह हैं जो लूट मार कर रहे हैं। हमें उन्हें पकड़वाना होगा और ये दिखाना होगा कि तुम अब नेक हो गए हो। सरदार ने सोचा, ये आदमी अजीब बातें करता है लेकिन इसकी बातों में दम है। रहीम दीन ने मजीद वजाहत की। हम पहले उन छोटे गिरोहों की मालूमात इकट्ठी करेंगे, उन्हें लूटेंगे और फिर उन्हें बादशाह के सिपाहियों के हाथों पकड़वा देंगे। इससे बादशाह भी खुश होगा और हमें भी कुछ न कुछ माल मिल जाएगा। और सबसे अहम बात, बादशाह को लगेगा कि तुम्हारा गिरोह अब अच्छा हो गया है। ये मंसूबा डाकुओं को कुछ हद तक पसंद आया। वो माल के लालच में और बादशाह की नजरों में अच्छे बनने के चक्कर में रहीम दीन की बात मान गए। अगले चंद दिनों तक रहीम दीन ने बिजली की मदद से गांव के आसपास के छोटे मोटे चोरों और डाकुओं के बारे में मालूमात इकट्ठी की। बिजली रात को गांव के करीब घूमता और अपनी ज़हानत से चोरों के ठिकानों का पता लगाता। फिर वो रहीम दीन को बताता और रहीम दीन अपने डाकुओं के गिरोह के साथ उन पर हमला करता, उनका माल लूटता और फिर उन्हें बादशाह के सिपाहियों के सामने बेनकाब कर देता। ये सब कुछ बड़ी चालाकी से किया जा रहा था। रहीम दीन जब डाकुओं के साथ होता तो वो एक सख्त और जालिम डाकू का रूप धार लेता। जब वो अकेला होता तो बिजली से मशवरा करता। एक दिन रहीम दीन ने डाकुओं के सरदार से कहा, सरदार एक बात कहूँ, मेरे पास एक ऐसा जानवर है जो हमारी बहुत मदद कर सकता है। वो मेरा गधा है बिजली। वो बड़ा होशियार है और रास्ता ढूंढने में कमाल है। सरदार को रहीम दीन पर कुछ हद तक भरोसा हो गया था। ठीक है, ले आओ अपने गधे को। रहीम दीन बिजली को डाकुओं के ठिकाने पर ले आया। बिजली ने वहां जाकर भी आम गधों की तरह हाँकना शुरू कर दिया और घास चरने लगा ताकि किसी को शक न हो।
लेकिन रात को जब सब सो जाते तो बिजली और रहीम दीन अपने अगले मंसूबों पर काम करते। एक रात बिजली ने रहीम दीन से कहा, रहीम दीन, अब वक्त आ गया है कि इन डाकुओं को भी बादशाह के सिपाहियों के हवाले कर दिया जाए। ये लोग अच्छे नहीं हैं, इन्होंने गांव वालों को बहुत परेशान किया है। रहीम दीन ने सर हिलाया, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन कैसे? ये लोग बहुत होशियार हैं और इनका सरदार बड़ा चालाक है। बिजली ने एक बेहतरीन मंसूबा बनाया। उसने रहीम दीन को समझाया कि कैसे वो डाकुओं को एक जाल में फंसा सकता है। जब ये अगले काफिले को लूटने जाएंगे तो हम बादशाह के सिपाहियों को खबर कर देंगे, लेकिन उन्हें ये पता नहीं चलना चाहिए कि हमने खबर की है। बिजली ने मंसूबा समझाया कि वो किस तरह एक जाली खत तैयार करेगा जिसमें डाकुओं की सारी तफसीलात लिखी होंगी और वो खत बादशाह के सिपाहियों तक पहुंचाया जाएगा। रहीम दीन ने बिजली के मशवरे पर अमल किया। उसने कुछ पुराने कागज और स्याही का इंतजाम किया और बिजली ने उससे एक ऐसा खत लिखवाया जिसमें डाकुओं के ठिकाने, उनके हमलों के वक्त और उनके सरदार की सारी तफसीलात मौजूद थीं। ये खत इस अंदाज में लिखा गया था कि लगे जैसे ये किसी ने डर के मारे छुपकर लिखा हो और वो शख्स डाकुओं से छुटकारा चाहता हो। एक दिन डाकुओं के सरदार ने ऐलान किया कि वो बादशाह के सबसे बड़े तिजारती काफिले को लूटने जाएंगे, इसमें बहुत माल होगा। सरदार ने जोश से कहा। रहीम दीन अंदर ही अंदर मुस्कुराया, यही तो सही वक्त है। उसी रात रहीम दीन ने बड़ी चालाकी से वो खत ले जाकर बादशाह के सिपाहियों के सरदार के खेमे के बाहर रख दिया। सिपाहियों का सरदार मलिक गजनफर उन डाकुओं से बहुत परेशान था। जब सुबह उसे ये खत मिला तो उसने गौर से उसे पढ़ा। खत में डाकुओं के बारे में सारी मालूमात मौजूद थी। वो हैरान रह गया कि ये मालूमात किसने दी। खत में लिखा था कि ये मालूमात एक ऐसे शख्स ने दी हैं जो उन डाकुओं से तंग आ चुका है और उन्हें बादशाह के सामने बेनकाब करना चाहता है। मलिक गजनफर ने फौरन अपने सिपाहियों को तैयार किया और उन्हें उस जगह की तरफ रवाना किया जहां खत के मुताबिक डाकू काफिले पर हमला करने वाले थे। रहीम दीन भी डाकुओं के साथ काफिले पर हमले के लिए तैयार था। उसे डाकुओं में शामिल होकर उनके हर मंसूबे का इल्म हो चुका था। जब डाकू काफिले पर हमला करने वाले थे और उन्होंने अपने माल से भरे संदूकों को लूटना शुरू ही किया था तो अचानक हर तरफ से बादशाह के सिपाहियों ने उन्हें घेर लिया। डाकू हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि उन्हें किसी ने धोखा दिया है। ये कैसे हुआ? सरदार ने चीखकर पूछा। मलिक गजनफर आगे बढ़ा और कहा, तुम्हारी सारी खबरें हम तक पहुंच चुकी हैं। डाकुओं, आज तुम्हारा खेल खत्म। डाकुओं ने लड़ने की कोशिश की मगर बादशाह के सिपाही बहुत ज्यादा थे और पूरी तैयारी के साथ आए थे। एक जबरदस्त लड़ाई हुई और आखिरकार तमाम डाकू बशमूल उनका सरदार पकड़ लिए गए। रहीम दीन ने इस लड़ाई में बहुत महारत से खुद को बचाया और ऐसा दिखाया कि वो भी डाकुओं के साथ लड़ रहा है, लेकिन वो सिपाहियों के सामने डाकुओं की कमजोरियों को भी जाहिर कर रहा था, मगर बड़े ही खुफिया अंदाज में, ताकि किसी को शक न हो। जब सारे डाकू पकड़े गए तो मलिक गजनफर ने रहीम दीन को देखा। तुम कौन हो? उसने पूछा। रहीम दीन ने मुस्कुराकर कहा, मैं रहीम दीन हूँ। मलिक गजनफर एक आम चरवाहा जो चंद दिन पहले डाकुओं के हत्थे चढ़ा और उनके गिरोह में शामिल होने पर मजबूर हो गया, लेकिन मैंने आपकी बहुत मदद की है इन सबको पकड़वाने में। रहीम दीन ने अपनी कहानी गढ़ ली कि कैसे उसे मजबूरन उनके साथ रहना पड़ा और कैसे वो मौके की तलाश में था कि उन्हें पकड़वा सके। उसने कहा कि उसी ने बादशाह के सिपाहियों को खत लिखकर इत्तला दी थी। मलिक गजनफर ने खत को देखा और फिर रहीम दीन की बातों पर गौर किया। उसे रहीम दीन की बात सच्ची लगी। तुमने बहुत बड़ा काम किया है रहीम दीन। इन डाकुओं ने बादशाह और रियाया को बहुत परेशान किया हुआ था। तुम्हारे इस अमल के लिए बादशाह तुम्हें इनाम देगा। मलिक गजनफर ने रहीम दीन को अपने साथ बादशाह के दरबार में ले जाने का फैसला किया। बिजली ये सब कुछ दूर से देख रहा था और खुशी से हाँक रहा था। उसका मंसूबा मुकम्मल तौर पर कामयाब हो चुका था। रहीम दीन को मलिक गजनफर अपने साथ लेकर बादशाह के दरबार में पहुंचा तो दरबार में पहले से ही बहुत से अमरा और वज़रा मौजूद थे। बादशाह सलामत अपने तख्त पर जलवा अफरोज थे और उनके चेहरे पर डाकुओं की परेशानी के असरात नुमाया थे। जब मलिक गजनफर ने सारा किस्सा बयान किया कि किस तरह रहीम दीन ने अपनी जान को खतरे में डालकर डाकुओं को पकड़वाने में मदद की और वो भी उन्हीं के गिरोह में शामिल होकर, तो बादशाह सलामत बहुत मुतासिर हुए। रहीम दीन, बादशाह ने पुरजोश लहजे में कहा, तुमने वो काम किया है जो मेरे बड़े बड़े सिपह सालार भी नहीं कर सके। इन डाकुओं ने हमारी रियाया का जीना हराम कर रखा था और हमारे तिजारती काफिलों को भी लूटते रहते थे। तुमने बड़ी बहादुरी और होशियारी का मुजाहिरा किया है। रहीम दीन ने अदब से सर झुकाया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो एक मामूली चरवाहा आज बादशाह के सामने खड़ा है
اور اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ حضور، یہ سب اللہ کا فضل ہے اور میرے گدھے بجلی کی ذہانت کا کمال۔ رحیم دین نے بجلی کا ذکر کیا، لیکن صرف ایک ہوشیار جانور کے طور پر۔ اس کا انسانی زبان میں بات کرنے کا راز نہیں کھولا۔ بادشاہ مسکرایا۔ گدھے کی ذہانت، یہ تو عجیب بات ہے، لیکن جو بھی ہو، تم نے ہمارا دل جیت لیا ہے۔ مانگو، کیا چاہتے ہو؟ رحیم دین نے کچھ دیر سوچا اور پھر بڑے ہی احترام سے بولا، عالی جا، مجھے دولت کی اتنی چاہ نہیں جتنی کہ سکون اور عزت کی ہے۔ اگر آپ مہربانی کریں اور میرے گاؤں میں ایک چھوٹا سا مکان بنوا دیں اور مجھے سرکاری چراگاہوں کا نگران مقرر کر دیں تو یہ میرے لیے بہت بڑا انعام ہوگا، اور اگر ممکن ہو تو مجھے اپنے گدھے کے لیے ایک بہترین باڑہ بھی چاہیے۔ بادشاہ کو رحیم دین کی سادگی اور اس کی خواہش پر حیرت ہوئی۔ اتنی معمولی خواہش؟ تم تو بہت کچھ مانگ سکتے تھے۔ رحیم دین نے جواب دیا، حضور، زیادہ دولت اکثر پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ مجھے اتنا ہی چاہیے جس سے میری اور میرے بجلی کی زندگی آسانی سے گزر سکے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ رحیم دین، تمہاری سادگی نے میرا دل چھو لیا ہے۔ تم جو کچھ مانگ رہے ہو وہ تو تمہیں ملے گا ہی، لیکن اس کے علاوہ ہم تمہیں شاہی خزانے سے 10,000 سونے کے سکے بھی دیتے ہیں۔ جاؤ اور اپنی زندگی خوشحالی سے گزارو۔ آج سے تم ہمارے وفادار رعایا میں شمار ہوگے۔ رحیم دین خوشی سے نہال ہو گیا۔ اس نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور ملک غضنفر کے ساتھ واپس اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں رحیم دین نے ملک غضنفر سے پوچھا، ملک صاحب، یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ آپ کو ڈاکوؤں کے بارے میں اتنی صحیح معلومات کیسے مل گئیں؟ ملک غضنفر نے ہنس کر کہا، تم نے ہی تو خط لکھ کر ساری معلومات دی تھی رحیم دین، اور وہ بھی اتنے خفیہ انداز میں کہ کوئی شک بھی نہ کر سکے کہ یہ خط ایک ڈاکو نے لکھا ہے۔ رحیم دین مسکرایا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ سب بجلی کی عقل کا کمال ہے۔ جب وہ اپنے گاؤں پہنچا تو اس کے پڑوسی اور گاؤں والے اس کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ ملک غضنفر نے گاؤں والوں کو بتایا کہ رحیم دین نے کس طرح ڈاکوؤں کو پکڑوانے میں مدد کی۔ گاؤں والے حیران رہ گئے اور رحیم دین کو ہیرو سمجھنے لگے۔ بادشاہ کے حکم پر رحیم دین کے لیے ایک خوبصورت مکان تعمیر کیا گیا اور اس کے گدھے بجلی کے لیے بھی ایک آرام دہ باڑہ بنایا گیا۔ رحیم دین کو سرکاری چراگاہوں کا نگران مقرر کر دیا گیا، جس سے اس کی روزی روٹی کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو گیا۔ اس کے علاوہ 10,000 سونے کے سکوں نے اسے مالا مال کر دیا۔ رحیم دین نے اپنی چھپی ہوئی دولت جو اس نے ڈاکوؤں سے حاصل کی تھی اور بادشاہ سے ملنے والے انعام کو حکمت سے استعمال کیا۔ اس نے گاؤں میں غریبوں کی مدد کی، کنویں کھدوائے اور ایک چھوٹا سا مدرسہ بھی بنوایا۔ بجلی اس کی کامیابی کا خاموش ساتھی رہا۔ وہ رحیم دین سے اکیلے میں بات کرتا، مشورے دیتا اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا۔ ایک دن رحیم دین اپنے نئے مکان کے صحن میں بیٹھا تھا اور بجلی پاس ہی گھاس چر رہا تھا۔ بجلی، رحیم دین نے کہا، ہم نے کر دکھایا، ہم نے ایک خزانہ بھی حاصل کر لیا اور ان ظالم ڈاکوؤں سے بھی چھٹکارا دلوا دیا۔ بجلی نے سر اٹھایا اور مسکرایا، رحیم دین، یہ سب تمہاری نیکی اور میری عقل کا کمال ہے۔ پڑوسی جو رحیم دین کے اس اچانک خوشحالی اور کامیابی پر حیران تھے، اکثر آپس میں چیما گوئیاں کرتے۔ رحیم دین تو واقعی کوئی جادوگر لگتا ہے، پہلے غریب تھا اور اب مالا مال ہو گیا۔ کہتے ہیں اس کا گدھا بڑا نیک ہے، شاید اس کی برکت ہے۔ رحیم دین نے کبھی بھی اپنی کہانی کا اصل راز کسی پر ظاہر نہیں کیا۔ وہ اور بجلی ایک خوشحال اور پرسکون زندگی گزارنے لگے۔ رحیم دین ایک نیک، دیانت دار اور معزز آدمی بن گیا۔ اس کی زندگی کا یہ سفر ایک بے وقوف سمجھے جانے والے گدھے کی ذہانت کی وجہ سے ممکن ہوا تھا۔ پیارے دوستو، اس کہانی سے معلوم ہوتا ہے عقل اور دانائی طاقت سے زیادہ کارآمد ہوتی ہے، اور بعض اوقات ایک بظاہر بے وقوف جانور بھی کسی انسان کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ نیک نیتی اور محنت کا پھل ہمیشہ ملتا ہے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں، اور ایسے ہی مزید دلچسپ قصے کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔